हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हमारी पॉलिटी का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट आप अगर इंडियन हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहिए, आपके राइट्स पता होने चाहिए। के लिए ये जानना बहुत जरूरी। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, विधानों का विधान संविधान, सभी विधानों से बड़ा संविधान। देश आज़ाद होने से पहले से इस बात पे चर्चा चल रही थी कि हमारे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए। बेसिक जैसे कि एक छोटी सी फैमिली भी है तो भी उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि फैमिली को चलाने के लिए। तो ये तो बात हमारे पूरे देश, इतने बड़े देश को चलाने की थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए ही थे। चर्चा चल रही थी, उसके बाद कांग्रेस ने भी इस बात को अपना मुद्दा रखा। एंड उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इधर के प्रेशर बाहर के प्रेशर सब सोच समझ के ब्रिटिशर्स देश छोड़ के जब जाने वाले थे तो उन्होंने भी ये कहा कि तुम अपना देश चलाओगे कैसे। तो बात यही उठी कि हाँ, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए ही। तो बैठक हुई देश आज़ाद होने से 6 महीने पहले ही 9 दिसंबर को बैठक हुई। उसमें अध्यक्ष बने सच्चिदानंद जी। उसके बाद 2 दिन बाद परमानेंट अध्यक्ष भी बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के फर्स्ट प्रेसिडेंट को। सारी बैठक हुई, उसमें से बहुत सारी कमेटियां बनी। बहुत सारी कमेटी में से थी एक हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी, उसके सलाहकार रॉय जी एंड बहुत सारे लोग थे। जो जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद होने में इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आता, वैसे ही कि बहुत सारे नाम जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम तो मिल जाएंगे। उसमें से खास नाम ये हैं। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका मतलब मेन वर्क था कि एक स्केलेटन तैयार करके देना। एक स्केलेटन उसे हम बाद में अच्छी चीज़ों को अपना लेंगे और बुरी चीज़ें जो नहीं काम की नहीं उसे निकाल दिया जाएगा। तो उसका मेन यही काम था कि एक स्केलेटन तैयार करके दिया जाए जिस पे हमारा देश वर्क करे उस रूल्स के ऊपर। अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा गया, कहीं से जो अच्छा जो लगा उसे ले लिया गया, खुद भी दिमाग लगाया गया, खुद से भी बहुत सारे रूल्स बने और फिर बन के तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 डेज के बाद हमारा बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से बहुत सारी चीज़ों को बीच बीच में से एडिट भी करते गया था। जो उनसे चीज़ अपनाने लायक थी अपना ली गई, जो उनसे नहीं लग रही थी, लेकिन पूरा का पूरा स्केलेटन बन के जब तैयार हुआ, हालांकि उसमें बनाने वाले इतने ज़्यादा पढ़े लिखे दिमागदार थे, उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि समय के साथ जब बदलाव होगा तो कुछ इसमें एडिट करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो भी उसमें रखा कि हाँ, ये एडिट टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। तो वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हम चेंज की कर सकते हैं वो फ्लेक्सिबल, जहाँ नहीं कर सकते वो रिजिड। तो इसीलिए हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अपना लिया। कुछ रूल्स जब ही लागू कर दिए गए, लेकिन कुछ और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो सोच समझ के उसकी एक डेट फिक्स की गई 26 जनवरी 1950 को। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में यानी अपनाने के बाद उसे लागू करने के लिए भी ओके कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के नाम से भी मनाते हैं। आसान शब्दों में लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि और देश की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो वो लेंथीएस्ट नहीं है या तो रिटन नहीं है, लेकिन हमारा लेंथीएस्ट भी है, रिटन भी है। इसमें स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, बाद में देखा गया समय के अनुसार 4 शेड्यूल और भी ऐड किए गए, तो टोटल शेड्यूल्स 12 हो गए और 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स थे, जो आज भी वही काउंटिंग है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कुछ ऐड नहीं किया, माइनस नहीं किया, ऐड किया बट ABC करके ऐड कर दिया, और जो ऐसा लगा कि ज़रूरत नहीं है उसे हटा भी दिया गया, माइनस कर दिया, लेकिन वो जगह वैसे छोड़ दी गई। तो इसीलिए यही सेम काउंटिंग स्टार्टिंग से ही, बस शेड्यूल में एक था 4 ऐड ऑन हो गया। उसके बाद 22 पार्ट्स हैं, इसमें से 2 पार्ट्स हम आज देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में है, यानी कि पार्ट 1 में वो सब लिखा गया है जो हमारे देश में जितने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने स्टेट्स हैं। और आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत ये 2 नाम लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे देश के नाम पे।
इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। या यूनियन का मतलब है अखंड, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। तो हमारा देश राज्यों का यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एडमिशन आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि हम बाहर से लड़ाई करके समझौते से कैसे भी बाहर की जमीन को जो अपनाएंगे, अपने देश में ऐड करेंगे, वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत। और आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है अब जो जोड़ लिया है तो अब उसके अंदर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मतलब अंदर ही, उसको देश से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बाद में टुकड़े करके उत्तराखंड भी बना, बिहार के टुकड़े करके झारखंड भी बना। देश से अलग नहीं किया, देश के अंदर ही रखा, लेकिन इसमें चेंज कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग नाम भी चेंज कर सकते हैं। और ठीक है, 2014 में लास्ट में तेलंगाना निकल के आया आंध्र प्रदेश से। आर्टिकल नंबर 3 के तहत नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉम्बे को मुंबई किया गया, मद्रास को चेन्नई किया गया, ऐसे ही बहुत। ये आर्टिकल नंबर सब 3 के अंतर्गत। और आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि ये 368 के बाहर है, यानी इसमें बहुमत की ज़रूरत नहीं है। 2 और 3 के लिए बोला हुआ है कि अगर आप कोई राज्य का नाम वगैरह चेंज करते हैं या बाहर से कोई जगह एडमिट करते हैं, जैसे सिक्किम को बाद में लिया गया था देश आज़ाद होने के बाद, तो ये जो बाहर से बाद में लिया गया वो 2 के अकॉर्डिंग, जो अंदर चेंज किया गया वो 3 के अकॉर्डिंग। और ये इसको हम, इसमें बहुमत की ज़रूरत नहीं, पावर के उससे हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव करते हैं या छोटा बदलाव करते हैं या तो उसमें बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, इसमें नहीं। प्रेसिडेंट को बता दिया जाता है कि हाँ ये चेंज हुआ है। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 1 था यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 2 है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स हमारे देश में रहे हैं, इंडिया में रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप भी इंडियन बन जाते हैं, आप भी इंडियन हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स में से कोई एक भी पेरेंट, मम्मी या पापा अगर इंडियन है तो ऑटोमेटिकली आप भी इंडियन हो जाते हैं। और ठीक है, और देश आज़ाद होने से पहले से आप अगर इसमें रहते चले आ रहे हैं बाहर से आके भी, तो 5 साल से ज़्यादा हैं तो भी आप इंडियन आर्टिकल नंबर 5 के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जब देश आज़ाद हुआ तो 2 टुकड़े भी हुए, पाकिस्तान और इंडिया बना उस समय भी, लेकिन उसके बाद यूनियन ऑफ द स्टेट, इसको ही हम फॉलो करते हैं। तो जो मतलब उसमें लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो गए। तो ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से हमारे देश में रिटर्न वापस आ जाएगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद आएगा तो उसे कुछ दिन रहने पड़ेंगे और फिर डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा। तो वो ये डेट फिक्स रख दी गई इसके बाद आने वालों के लिए। और आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आप इंडिया छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान इस डेट के पहले ही और या बाद में ही, तो आप पाकिस्तानी बन गए और इंडिया से सिटीजनशिप आपकी हटा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है कि अगर आप विदेश में भी रह रहे हैं लेकिन आपका इंडियन सिटीजनशिप है और आपने वहाँ जाके चेंज नहीं किया है, आप आते जाते रहते हैं, तो आप NRI वगैरह में काउंट हो जाएंगे, लेकिन आप इंडियन ही रहेंगे, आपकी सिटीजनशिप इंडिया ही रहेगी, आप यहाँ वोट वगैरह दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि अगर आप विदेश गए हैं और आपने वहाँ की नागरिकता ले ली है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता यानी सिटीजनशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जब तक आपने कोई बहुत बड़ा इलीगल काम नहीं किया है, ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि देश से बाहर निकाल दिया जाए, तब तक आपकी नागरिकता यानी सिटीजनशिप चलती रहेगी, जब तक कि आप खुद ना चाहें यहाँ से छोड़ के जाना, वो तो अलग बात होगी। लेकिन आप इलीगल काम भी करेंगे तब भी आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 11 ये कहता है 1955 के अकॉर्डिंग ये पावर पार्लियामेंट के हाथ में, पार्लियामेंट के मतलब वही हुआ कि 368 के बाहर है, पार्लियामेंट के हाथ में है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। Okay, bye. Stay tuned and stay educated. Bye.